हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नोटबुक आईएएस। नोटबुक आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विस्तार कैसे हुआ, ब्रिटिश शासन के दौरान कैसे कैसे शिक्षा का विस्तार हुआ। तो हम लोग इसको करेंगे, इसका फैक्ट देखेंगे, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट की भी चर्चा होगी और देखेंगे कि कैसे पहले परीक्षाओं में क्वेश्चंस बने हैं इससे और आगे कैसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए आज की क्लास की तरफ रुख करते हैं, देखते हैं हम लोग कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा प्रणाली क्या रही थी। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि जब ब्रिटिश शासन के पहले जो भारत में शिक्षा की प्रणाली थी वो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। आप जानते होंगे कि पहले जो गुरु शिष्य को शिक्षा दीक्षा देते थे और एवज में जो था जैसे कुछ भी अनाज जिसके पास, जिस शिष्य के पास जो रहता था वो गुरु दक्षिणा के तौर पे उन्हें देते थे। तो पहले की जो शिक्षा पद्धति थी, भारतीय शिक्षा पद्धति, वो किसी विद्यालय स्पेशल में नहीं होती कि विद्यालय में ही गुरु बैठेंगे और शिष्य बैठेंगे होगी। तो कहीं कभी बागों में, बगीचों में, मंदिरों में, ग्राम के जो किसी भी ग्राम में वैसे सामुदायिक स्थल वहाँ भी हो सकता था। तो मतलब इसकी विद्यालय स्पेसिफिक स्थलों पे ना होकर के एक सामुदायिक या एक वैसा स्थल जैसे पेड़ों के नीचे आप देखेंगे, बागों के नीचे, कुआं बावड़ी आदि के पास देखेंगे। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था पहले थी। तो जब ब्रिटिशर्स आते हैं और धीरे धीरे करके अपना जो है अधिसत्ता भारत में कायम करते हैं, तो उसके उपरांत आप देखिएगा कि एक ब्रिटिशर्स एक सर्वे कराते हैं जिसमें पाते हैं कि भारत का जो 34% इलाका है वो विद्यालयों के अंतर्गत आता है और विद्यालयों में जो है वो गुरु शिष्य परंपरा पे जहाँ पे गुरु अपने विद्यार्थियों को, शिष्य को शिक्षा देते थे। तो इस सर्वे के बाद उनकी आंखें खुल गई और उस भूमि का अधिग्रहण करने का काम शुरू हो गया। तो इस क्रम में आप देखिएगा कि कैसे कैसे ब्रिटिश सत्ता जो है शिक्षा में नया नया स्वरूप को जोड़ता है और इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। क्योंकि एक भूमि अधिग्रहण ही नहीं, आप आगे चल के देखिएगा कि भारतीय शिक्षा पद्धति में अपना नया रूप जोड़ना उनकी मजबूरी हो गई थी। क्योंकि भारत में एक ऐसे वर्ग की विशेषता, एक ऐसे वर्ग की मांग अंग्रेजों के लिए जरूरी हो गई थी जो रहन सहन से तो भारतीय हों परंतु वैचारिकता में वो बिल्कुल यूरोपीय हों। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि नई नई शिक्षा पद्धतियों का आगमन होता है और आगे चल करके हम लोग सारे शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, देखिए आज की क्लासेस। तो देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा की प्रणाली, तो कहते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत जो है ब्रिटिश शासन के तहत हुई थी। अंग्रेज से पहले भारत में गुरुकुल और मदरसे जैसी शैक्षणिक प्रणालियां थी। तो जब गुरुकुल तो था ही, गुरु शिष्य परंपरा, मदरसा जो है वो मुगल काल से, जब मुगल काल नहीं, जब इस्लामिक सत्ता भारत में सत्तारूढ़ हुई तब से मदरसा जो है परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। तो जैसे अपनी मदरसे जैसी शैक्षणिक प्रणालियां यहाँ पे थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के पहले 60 वर्षों के दौरान जिन लोगों पर शासन किया उनकी शिक्षा का कोई खास परवाह नहीं की। क्योंकि उनको भारतीयों की शिक्षा से क्या मतलब थी, वो तो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। धीरे धीरे आकर के राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण लाते हैं और अपनी ज़रूरतें के अनुसार जब उन्हें ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि हमें शैक्षणिक बदलाव की ज़रूरत भारत में महसूस होती है, तो एक वर्ग उभरता है और ब्रिटिश सरकार शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार लाती है। तो पहले के 60 वर्ष तो नॉर्मली जो पहले से चली आ रही परंपरा थी, मदरसा गुरुकुल का परंपरा, उसी के अनुसार रहता है। ठीक है, तो आप देखिएगा इस क्रम में कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जो है 3 एजेंट होते हैं। पहला जो है ब्रिटिश सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा ईसाई मशीनरी और तीसरा जो है भारतीय बुद्धिजीवी और सुधारक। तो शिक्षा में सुधार लाने के लिए जो है ये 3 एजेंट के तौर पे कार्य करते हैं। पहला जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, दूसरा आपको देखने को मिलता है ईसाई मशीनरीज। ईसाई मशीनरीज जब आती हैं तो यहाँ धर्म प्रचार के लिए आती है, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे
आगे चल के आप जानेंगे कि ईसाई ईसाई मशीनरीज जो हैं धार्मिक बदलाव के धर्म परिवर्तन के लिए स्कूलों में ऑफर करते हैं अच्छी खाने पीने की व्यवस्था। तो इससे क्या होता है कि भारत के जो निचले तबके के लोग हैं इसके प्रति आकर्षित होते हैं और धर्मांतरण करते हैं। इन धर्मांतरण में इन्हें खाने की व्यवस्थाएं मिलती थी, अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था मिलता था। फिर तीसरे क्रम में हम लोग जानेंगे कि भारतीय बुद्धिजीवी और सुधारक। तीसरे क्रम में हम लोग देखेंगे भारतीय बुद्धिजीवी और सुधारक। ये सुधारक लोग जो थे ये लोग नए नए समाज सुधार के द्वारा भारत में शिक्षा की प्रणालियाँ और कुछ अंधविश्वास जैसे सती प्रथा, कुछ जैसे ठगी प्रथा और जो कुरीतियाँ समाज में थी उनको हटा करके एक बदलाव के रूप में देख रहे थे। तो ठीक है, इस क्रम में हम लोग आगे देखेंगे कि जब 1757 में प्लासी की युद्ध होती है और प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जब जीत होती है तो भारत में बंगाल में इनका कब्जा हो जाता है। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता का बंगाल में अंग्रेजी सत्ता जो है स्थापित हो जाता है। उसके बाद आप देखिएगा कि अगले जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है तो बंगाल में पूर्ण प्रभुत्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता है। तो उन्हें जो है अपना प्रशासन तंत्र अमल में लाने के लिए एक भारत में बुद्धिजीवी वर्ग, एक मध्य वर्ग की जरूरत पड़ती है जो शैक्षणिक वैचारिक दृष्टि से ब्रिटिश यूरोपीय कल्चर का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखेंगे। भले ही उनका वेशभूषा पहनावा जो है वो भारतीय कल्चर का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उनका जो वैचारिक अस्तित्व है वो आपको यूरोपीय कल्चर का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस क्रम में आप देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स जो बंगाल का सर्वेक्षण करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो बंगाल की भूमि है उस भूमि में 34% जो भाग है वो उस पर कोई कर की वसूली नहीं होती है। और ये जो भाग है इसका कारण क्या है, ये इसमें कर क्यों नहीं लिया जाता था? क्योंकि ये जमीनों पर पाठशालाएं चलती थी जिसमें मदरसा, गुरुकुल इत्यादि का समावेश था। तो इसको देखते हुए अंग्रेजों ने अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि उनका शासन जहां ऐसे क्षेत्रों में उनका जो शासन है जहां आपको 66% भूभागों पर कर का जो कर लेता था, जो तो 34% जो भाग है उसका भी उस पे भी करारोपण करना चाहिए और ये अधिकार क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आना चाहिए, जिसके तहत उन्होंने शिक्षा में बदलाव की भूमिका को स्टार्ट की। और आगे के क्रम में आप देखेंगे कि इस पद्धति में लॉर्ड मैकाले से लेकर वुड डिस्पैच, हंटर बहुत तरह की शिक्षा पद्धतियां इंट्रोड्यूस होती है। चलिए, ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी शिक्षा व्यवस्था का परिचय मिलता है हमें देखने को। तो पहले हम लोग देखेंगे क्रम वाइज, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि कौन से पहले कौन से बाद, मिलान करने के लिए कालक्रम के अनुसार क्वेश्चन में ये पूछता है कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में सजाएं। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे कालक्रम के अनुसार से। तो पहला है मैकाले का स्मरण पत्र या मैकाले का घोषणा पत्र जो 1834 से 35 में हुआ था। दूसरा जो है जेम्स थॉमसन का प्रयास जो 1843 से 53 में माना जाता है। फिर अगला जो है वुड डिस्पैच है 1854। उसके बाद हम लोग देखेंगे हंटर कमीशन 1882। फिर हम लोग देखेंगे रेले आयोग जो कि 1902 में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904, सेडलर आयोग फिर 1917, हार्टग समिति 1929 और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे वर्धा शिक्षा योजना। फिर देखेंगे हम लोग सार्जेंट योजना 1944। तो सब हम लोग अब हम लोग पॉइंट वार फैक्चुअल देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा गवर्नर जनरल के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार हुई थी। तो पहला हम लोग देखेंगे 1781 में। तो 1781 में हम लोग देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। किसने? 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कब की गई थी?
तो ईयर कब है? 1781। और किसने कराई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। इस तरह से क्वेश्चंस आप यहाँ से फ्रेम किया जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। तो 1784 में किसने स्थापना किया था? विलियम जोन्स ने। किसका किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। आगे हम लोग देखेंगे 1791 में। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1800 ईस्वी में। तो 1800 ईस्वी में हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली ने असैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये से फ्रेम हो सकता है कि असैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में कौन सी कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा विलियम फोर्ट कॉलेज। और फिर इसी क्वेश्चन का दूसरे रूप में पूछ सकता है कि 1800 में विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो सकता है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे 2-3 क्वेश्चंस निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो कहता है कि 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? 1817 में राजा राम मोहन राय। 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो इससे क्वेश्चन 2-3 तरह से आपसे पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय ने कौन सी कॉलेज की स्थापना की थी? हिंदू कॉलेज। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रेसिडेंसी कॉलेज। और ये पूछ सकता है कि डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में कब हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1817। चूंकि ये सारे पॉइंट जो है फैक्चुअल है, तो सारे फैक्ट पे आप लोग अपनी नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से फ्रेम किया जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बंगाल के श्रीरामपुर के 3 ईसाई पादरियों डॉक्टर केरे, वर्ड और मार्समैन ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा को अपना माध्यम बनाया। इन तीनों व्यक्तियों को श्रीराम त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो एक पॉइंट आता है इसमें, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीराम त्रयी जो आधुनिक भारत का शब्द है, इसका मतलब क्या है, या इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल हैं? तो एक तो ऐसे पूछ सकता है। तो इसमें कौन कौन से लोग थे? इसमें 3 ईसाई पादरी थे। पादरी मतलब जैसे आप हिंदू धर्म में देखते हैं कि हिंदू धर्म के पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं, उसी तरह से ईसाई धर्म में पूजा करने वाले को पादरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है कहता है कि बंगाल के श्रीरामपुर में 3 ईसाई पादरी, श्रीराम त्रयी का मतलब है 3 ईसाई पादरी, जिसमें डॉक्टर केरे पहला, दूसरा जो है आपके वार्ड मेंबर वाले वार्ड, और तीसरे जो है मार्समैन। डॉक्टर केरे, वार्ड और मार्समैन, इन तीनों को मिला करके श्रीराम त्रयी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि श्रीरामपुर में ये 3 लोग, त्रयी मतलब 3 होता है, श्रीराम मतलब श्रीरामपुर जगह है,
तो श्री राम त्रयी जब भी पूछेगा 3 लोगों का जिक्र होगा यहाँ पे, डॉक्टर केरे, वार्ड और मार्समैन। ठीक है, कौन थे ये लोग? 3 ईसाई पादरी थे। ठीक है, इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा को अपना माध्यम बनाया था। शिक्षा को अपना माध्यम बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 1813 के जो चार्टर एक्ट है उसमें ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार यह निर्देश देता है कि भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजों द्वारा शिक्षा व्यवस्था में पहली बार 1 लाख रुपए खर्च किए जाने का जिक्र आपको मिलता है किसमें? 1813 के चार्टर एक्ट में। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 1813 के चार्टर एक्ट में कितना पैसे खर्च करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिवर्ष कितने पैसे खर्च करने के लिए कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि वह कौन से चार्टर एक्ट है जिसने भारत में 1 लाख जो है शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए पहली बार कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत इस राशि को 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो जो 1813 के चार्टर एक्ट आता है जिसमें 1 लाख प्रतिवर्ष रुपए खर्च करने की बात कही जाती है, उसी को 1833 के चार्टर एक्ट में बढ़ा करके 1 लाख की जगह पे 10 लाख की रकम कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि 1823 में भारतीय शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए लोक शिक्षा सामान्य समिति का गठन किया गया और इस समिति के प्रमुख सदस्य विल्सन, जेम्स प्रिंसेप, थॉमस मुनरो इत्यादि थे। तो 1823 में सबसे पहली बार भारतीय शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए जो है लोक शिक्षा सामान्य समिति का गठन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक शिक्षा सामान्य समिति का गठन कब किया गया है? तो 1823 में। ठीक है, फिर इससे पूछेगा कि इस समिति के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। तो इस समिति के प्रमुख सदस्य जो हैं आपके विल्सन हैं, जेम्स प्रिंसेप हैं और थॉमस मुनरो हैं। ठीक है, विल्सन तथा जेम्स प्रिंसेप जो थे प्राचीन शिक्षा पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, जबकि मुनरो और एल्किंस्टन जो थे अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। इस विवाद को सुलझाने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपनी परिषद में विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप और विल्सन और मुनरो और एल्किंस्टन में दोनों में यहाँ पे मतभेद होता है कि कौन सी शिक्षा को लागू किया जाए, शिक्षा की कौन सी व्यवस्था लागू की जाए, प्राच्य को ही रहने दिया जाए या जो है आंग्ल शिक्षा को लाया जाए। तो इसमें जब मतभेद होता है तो विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है? विलियम बेंटिंग। ठीक है, और ये मैकाले का घोषणा पत्र आता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि इस जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए विलियम बेंटिंग अपनी परिषद में विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति करते हैं। और मैकाले ने आंग्ल शिक्षा के समर्थन में अपनी राय जो है आंग्ल शिक्षा के समर्थन में दिया। मैकाले कहते हैं कि भारत में जो है आंग्ल शिक्षा को लाया जाए। मैकाले की अनुशंसा पर ही विलियम बेंटिंग ने 1835 में भारत में अंग्रेजी भाषा को लागू किया। भारत में जो है 1835 में मैकाले की जब मैकाले की अनुशंसा आती है तो भारत में 1835 में अंग्रेजी भाषा को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अतः लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी भाषा का जनक माना जाता है। ठीक है, इस तरह से जब मैकाले अंग्रेजी भाषा को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको भारत में अंग्रेजी भाषा का जनक माना जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंग्रेजी भाषा के जनक कौन है, तो लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो है उस शिक्षा के क्षेत्र में अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत दिए थे। अधोमुखी निस्पंदन का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि शिक्षा जो है उच्च वर्गों को देनी चाहिए। उच्च वर्गों को देने से क्या होता है कि शिक्षा छन छन कर निम्न वर्गों तक आता है। ये है अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने है शिक्षा में अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत में पहले उच्च वर्ग को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा जो है दी जानी चाहिए, फिर अन्य वर्ग अपने आप ही उच्च वर्ग की प्रेरणा से अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे या प्राप्त करने का प्रयास कर सकेंगे।
ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत किसने लागू किया? लॉर्ड ऑकलैंड ने। इससे इससे इसका मतलब क्या है, या इसके अनुसार एक स्टेटमेंट दे देगा कि इसके अनुसार भारत में जो है उच्च वर्ग को पहले शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा देना चाहिए और वहां से जो है शिक्षा नीचे तबके तक आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका लॉर्ड ऑकलैंड होगा। अब हम लोग देखेंगे मैकाले का स्मरण पत्र। तो देखेंगे हम लोग कि लॉर्ड मैकाले जो है वर्ष 1834 में भारत आए तथा उसे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के विधि के सदस्य के तौर पे नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले का जो है 1834 में भारत आते हैं और उन्हें गवर्नर जनरल की विधि परिषद में है, उन्हें कार्यकारी परिषद में उन्हें विधि सदस्य के तौर पर नियुक्त किया जाता है और उनकी नियुक्ति जो है सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष के पद पर कर दिया गया, जिसका कार्य प्राच्यवादी तथा पश्चातवादी विवाद पर मध्यस्थता करना है। अभी पीछे हम लोग जाने कि दो गुटों में जब एक गुट जो कहता है, एक गुट जो है आंग्ल शिक्षा का समर्थक रहता है और दूसरा गुट जो है प्राच्य शिक्षा का समर्थक रहता है। दोनों गुटों में मतभेद होने के कारण मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है और उन्हें सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति किया जाता है, जिनका जो है कार्य जो था पश्चातवादी और प्राच्यवादी में विवादों के बीच मध्यस्थता करना था। और आप देखेंगे कि मैकाले जो है आंग्ल शिक्षा के प्रति अपना राय व्यक्त करते हैं कि भारत में जो है आंग्ल शिक्षा का इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए और यही आंग्ल शिक्षा भारत में लागू होता है। इसीलिए मैकाले को जो है आंग्ल शिक्षा के जनक या अंग्रेजी भाषा के जनक या अंग्रेजी भाषा के पिता के रूप में भारत में देखा जाता है। ठीक है। तो वर्ष जो है 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने मैकाले की जो घोषणा पत्र आया उस पे उसको जो है फाइनल करते हुए 1835 में जो है आप देखिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि मैकाले के स्मरण पत्र के मुख्य प्रावधान कौन कौन से थे। तो इसके तहत हम लोग देखेंगे कि मैकाले का जो स्मरण पत्र है उसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे। पहला, ये जो क्वेश्चन है आपको स्टेटमेंट के तौर रूप में फ्रेम किया जा सकता है, क्योंकि यूपीपीसीएस का मोस्टली क्वेश्चन जो शिक्षा व्यवस्था पे आप देखेंगे मैकाले वुड डिस्पैच से बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैकाले के स्मरण पत्र को डिटेल्स में बताया जा रहा है। तो इसके तहत हम लोग जानेंगे कि पश्चात शिक्षा का समर्थन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि सरकार के सीमित संसाधनों का प्रयोग पश्चिमी विज्ञान तथा साहित्य के अंग्रेजी अध्यापन के लिए किया जाए। तो मैकाले जो है इनके स्मरण पत्र का प्रावधान में सबसे पहला प्रावधान ये रहता है, ये जो है पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि सरकार का जो संसाधन है उसका प्रयोग जो है यूरोपीय साइंस और यूरोपीय साहित्य के अध्यापन के लिए किया जाए। चूंकि ये आंग्ल थे और ये मानते थे कि आंग्ल सभ्यता, आंग्ल के साइंस, आंग्ल अध्यापन की प्रकृति जो है वो परंपरावादी या फिर जो इंडियन कल्चर में जो स्थापित प्रक्रिया थी, एजुकेशन की प्रक्रिया थी, उससे मोर देन बेनिफिशियल है। इसलिए ये चाहते थे कि जो इंडियन कल्चर में है आंग्ल शिक्षा को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि संसाधनों का सीमित प्रयोग हो सके और पश्चिमी विज्ञान और साहित्य इंडिया जो भारतीय लोग हैं वो भी जान पाए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सरकार स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करे और इसके विकास के लिए कई प्राथमिक विद्यालय के स्थान पर कुछ स्कूल और कॉलेज खोले। तो यहाँ देखिएगा आप लोग कि यहाँ जो है शिक्षा के व्यवस्था के लिए यहाँ रूट से काम नहीं किया जाता है। अगर आप किसी चीज में सुधार का गुंजाइश करने के लिए अगर सुधार परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप रूट से लाइए, तभी जाकर के आपकी चीजें सफल हो पाएगी। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जो शिक्षा स्तर में सुधार का आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट ऊपर में सुधार होता है, स्कूल कॉलेज के स्तर पर सुधार किया जाता है। प्राइमरी जो है उस पे नहीं होता है, ये कॉलेज में होता है, विश्वविद्यालय में होता है, महाविद्यालयों में होता है। इस तरह से आप देखेंगे
तो यहाँ जो है सरकार जो है स्कूल तथा कॉलेज के स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करे और उसके विकास के लिए कई प्राथमिक विद्यालय के स्थान पर कुछ कॉलेज स्कूल खोला जाए। मतलब प्राथमिक विद्यालय न खोल करके स्कूल और कॉलेज खोला जाए और उसमें इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। मैकाले जो है इसके तहत अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत देते हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसके तहत जो है भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो सके जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों और नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। तो अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत आपको बता दिए हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि इनका जो था कि ऐसी शिक्षा पद्धति को भारत के उच्च और मध्य वर्ग के एक ऐसे समूह को दिया जाए जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन वैचारिक नैतिकता और बुद्धिमत्ता के द्वारा वो ब्रिटिशर्स हो। यह वर्ग सरकार के तथा आम जनता के मध्य एक कड़ी का काम करे और इनका माध्यम जो है उनमें भी पश्चात शिक्षा के प्रति रुझान उत्पन्न हो। तो ये कहता है कि ये जो अपर मिडिल क्लास है, एक वर्ग है जो उभरेगा, तो ये क्या करेगा, सरकार और जनता के प्रति जो है एक सेतु का काम करेगा, एक ट्रांसलेटर के रूप में काम करेगा। एक और इससे क्या होगा कि ये जब वर्ग जो उठेगा तो ये जनता के बीच जब जाएगा और बताएगा, तो इससे प्रति क्या होगा कि जो जनता, आम जनता है, उनका रुझान जो है यूरोपियन कल्चर के प्रति, पश्चात शिक्षा के प्रति बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो मैकाले में हम लोगों ने इतना जाना। इस मैकाले से संबंधित आप लोग क्वेश्चन करिएगा कल, वैसे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाइएगा और हमारे जो नोटबुक पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से भी टेस्ट सीरीज ले करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैकाले के बाद पूरा करें आगे हम लोग देखेंगे जेम्स थॉमसन के प्रयास। जेम्स थॉमसन को जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि इनका कार्यकाल जो है 1843 से 53 है और ये भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं। इन्होंने जो है स्थानीय भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास हेतु एक योजना बनाया था। इनका जो योजना था, ये कहते थे कि मुख्य रूप से प्रायोगिक विषय जैसे क्षेत्रमिति, कृषि विज्ञान आदि को पढ़ाया जाए। तो ये जो है प्रायोगिक विषयों के पक्षधर हैं और ये कहते हैं कि जो शिक्षा है स्थानीय भाषा में दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा कि जब मैकाले रहते थे उस समय राजस्व तथा लोक निर्माण विभाग के लिए अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था को बताते हैं कि जरूरत है, लेकिन जब जेम्स थॉमसन आते हैं ये कहते हैं कि कर्मचारी जब कर्मचारी हमें चाहिए वो स्थानीय भाषा में ही शिक्षित हो पाएंगे। तो अभी के लिए हमें लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग के लिए कर्मचारी चाहिए और कर्मचारियों को स्थानीय भाषा में शिक्षित करो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच जो है 1854 में आता है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो आप लोग मैकाले के घोषणा पत्र और वुड डिस्पैच अच्छे से करिएगा। वुड डिस्पैच में क्या है कि चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। कौन थे चार्ल्स वुड? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हैं वो अध्यक्ष थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु उन्होंने विस्तृत योजना तैयार की, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। तो वुड डिस्पैच से पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन थे, तो ये थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आए थे ये? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। इन्होंने शिक्षा के तहत प्रावधान किया कि जन सामान्य तक शिक्षा के प्रसार की जिम्मेवारी जो है भारत सरकार की होगी। जो वुड डिस्पैच के तहत वुड जो थे, चार्ल्स वुड जो थे, इन्होंने कहा कि जन सामान्य तक शिक्षा का प्रसार करने का जो जिम्मेवारी है वो भारत सरकार की है। इसके माध्यम से उन्होंने अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत का विरोध किया। जो आप देखिएगा कि मैकाले का अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत है, जो शिक्षा जो है उच्च वर्ग को देना चाहिए और छन छन करके जन समान तक पहुंचता है, इसका जो है कड़ा विरोध चार्ल्स वुड करते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स वुड जो है इसका कड़ा विरोध करते हैं और इन्होंने कहा कि देश में विद्यमान शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित करते हुए प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को
माध्यमिक जो शिक्षा है ये एंग्लो वर्नाकुलर को और भाषा को तथा उच्च शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम को बनाना चाहिए। तो ये जो कहते हैं, जैसे मैकाले की शिक्षा पद्धति में कहा गया है कि आंग्ल भाषा जो है कॉलेज, महाविद्यालय और विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। और ये अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत देते हैं कि शिक्षा उच्च वर्ग तक रहना चाहिए और छन छन कर निम्न वर्ग तक आना चाहिए। तो चार्ल्स वुड जो है इस सिद्धांत को खंडन करते हैं और वे कहते हैं कि नहीं, शिक्षा जो है जन समान से होना चाहिए, शुरुआत जो है जन समान से होना चाहिए। और इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी मध्य वर्ग का न होकर के सरकार की है। प्लस उन्होंने ये कहा कि जो शिक्षा का माध्यम जो है प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर जैसे 1 to 5 जो है क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, 5 to 8 है, 5 to 8 जो है वो अर्ध इंग्लिश होनी चाहिए, क्षेत्रीय प्लस इंग्लिश मिक्स होनी चाहिए। फिर 8 से जो 10 है वो भी अर्ध इंग्लिश होनी चाहिए, जिसमें इंग्लिश की थोड़ी सी मात्रा और बढ़ा देनी चाहिए। और 10th के बाद जो है इंग्लिश का प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि जो एक स्टूडेंट के रूप में जिसका विकास हो रहा है, जो छात्र है, वो अपनी रूट से होते हुए एक बेहतर शिक्षा का अनुभूति प्राप्त कर सके। ठीक है, इसीलिए मैकाले और वुड डिस्पैच से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के तर्क का खंडन करते हैं, इसलिए बार बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस बनते हैं इससे। ठीक है, इसने पहली बार महिला शिक्षा हेतु प्रयास किया। पहली बार महिला शिक्षा का प्रयास किसने किया? चार्ल्स वुड ने। चार्ल्स वुड की थ्योरी को वुड डिस्पैच कहा जाता है। इसके द्वारा व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रावधान किए गए। ये कहता है वुड डिस्पैच जो है ये कहता है कि शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि समय समय पर जो शिक्षा में हो रहे बदलाव है उससे शिक्षक भी अवगत होते रहे और एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था कायम रहे। ठीक है, ये जो है व्यावसायिक शिक्षा, कमर्शियल शिक्षा पर भी बात करते हैं। जो आज हमारा जो नई एजुकेशन पॉलिसी NPI है, उसमें आप देखिएगा कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए पुरजोर कोशिश हो रही है। और आप जब करंट का क्वेश्चन देखिएगा तो नई एजुकेशन पॉलिसी से एक क्वेश्चन बनता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कौन सी क्लास से व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण देना मैंडेटरी किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है क्लास 6 से। तो इस चीज को आप लोग करंट से भी रिलेट करके देख सकते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा, इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सरकारी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा जो है धर्मनिरपेक्ष हो। पहली बार शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता की बात की जा रही है। ठीक है, इसके तहत निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान की प्रावधान भी किया गया। ठीक है, ग्रांट का प्रावधान किया गया, जो प्राइवेट स्कूल है उसको ग्रांट दिया जाएगा। इसके तहत भारत के सभी राज्यों में शिक्षा विभाग की स्थापना का निर्देश दिया गया। अभी तक आप देखिएगा कि सिर्फ बंगाल में शिक्षा का मुख्य केंद्र जो रहता है बंगाल रहता है, लेकिन जब वुड डिस्पैच आता है तो धीरे धीरे शिक्षक व्यवस्था का जो है विस्तृत क्षेत्र को कवर किया जाता है शिक्षा व्यवस्था के तहत। और यहाँ पे अनुशंसा लाई जाती है कि वुड डिस्पैच में ऐसे अनुशंसा लाई जाती है कि अदर स्टेट में भी शिक्षण कार्यालय खोला जाए या शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए। फिर देखिए आप, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप जो है तीनों प्रेसिडेंसियों में बंगाल, मद्रास, मुंबई, तीनों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना जो है होती है। तो पहली बार तीनों विश्वविद्यालय, तीनों जो प्रेसिडेंसी हैं बंगाल, मद्रास और मुंबई, उसमें वुड डिस्पैच के द्वारा कब 1843 से 53 के बीच तीनों प्रेसिडेंसी में जो है विश्वविद्यालय खोलने की अनुशंसा होती है और एक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हंटर आयोग या हंटर कमीशन। तो हंटर आयोग में हम लोग देखेंगे कि हालांकि वुड डिस्पैच जो शिक्षक वुड डिस्पैच है देश के उच्च शिक्षा के लिए, देश में जो है उच्च शिक्षा के लिए प्रयास किया, लेकिन प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास में आप सिर्फ देखेंगे कि वुड डिस्पैच जो है ये कहता है कि प्राथमिक जो शिक्षा है, बेसिक शिक्षा जो है वो स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं में ही होना चाहिए, लेकिन जब माध्यमिक शिक्षा का बात करता है तो उसमें कहता है कि क्षेत्रीय प्लस
आंग्ल जो भाषा है, दोनों का मिश्रण होना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई और ध्यान नहीं देता है। हाँ, हालांकि व्यावसायिक शिक्षा जो है आपको देखने को मिलेगा, प्रायोगिक शिक्षा के तौर पे आप जब देखिएगा तो ये आपको इस कॉलेज और विश्वविद्यालयों में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ जो है प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक जो है शिक्षा के विकास पे बात कर रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो वुड डिस्पैच जो है देश की उच्च शिक्षा के लिए प्रयास तो किया, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक पर विशेष ध्यान नहीं देता है। प्रत्येक राज्य में शिक्षा जो है विभाग की स्थापना से प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारियां भी राज्यों पर आ गई, जिसके लिए उनके पास संसाधनों की कमी थी। तो जब वुड डिस्पैच आता है तो आप देखिएगा कि वुड डिस्पैच में प्रत्येक राज्य में जो है विश्वविद्यालय बनाने की जो है अनुशंसा की जाती है। तो जब विश्वविद्यालय बनाने की अनुशंसा होती है, स्कूल कॉलेजों की स्थापना करने की अनुशंसा होती है, तो वहाँ पे जो है उत्तरदायित्व जो है राज्य सरकार की आ जाती है। और राज्य सरकार के पास इतना संसाधन नहीं रहता है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की जाए। ठीक है, आप आगे देखिएगा कि वर्ष 1882 में जो है सरकार ने W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिससे 82 में जो है हंटर आयोग की अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, जिसका कार्य जो है वुड डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना। तो जब पूछेगा कि हंटर आयोग क्या था, तो हंटर आयोग जो है, इससे क्वेश्चन बनेगा कि हंटर आयोग क्या है, तो कह देगा हंटर आयोग जो है प्राथमिक शिक्षा पर बल देने के लिए भारत में इस आयोग की स्थापना की गई थी, माध्यमिक शिक्षा पर बल देने के लिए की गई थी। यह आयोग जो है सुधार या परिवर्तन की तरफ इंगित करता है। या फिर ये कह देगा कि वुड डिस्पैच आया था उसका मूल्यांकन करने के लिए ये आयोग का गठन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा वुड डिस्पैच के लिए, मूल्यांकन के लिए। तो देखिए, वर्ष 1882 में सरकार ने W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य जो है वुड डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में कितना प्रगति हुआ उसका मूल्यांकन करना था। ठीक है, हंटर आयोग का मुख्य सुझाव प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, जो कि इस प्रकार था। पहला, इसके तहत इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य जो है प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा विकास हेतु विशेष कार्य करे और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय हो भाषा। तो ये जो है आपका हंटर आयोग ये भी कहता है कि प्राथमिक स्तर पर जो है ज़्यादा काम करना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर ज़्यादा काम करना चाहिए। हालांकि भाषा की जो माध्यम है वो क्षेत्रीय ही होनी चाहिए, लेकिन जो रचनात्मक प्रयोगात्मक जो कार्य हैं वो ज़्यादातर आपको प्राथमिक और माध्यमिक जो है शिक्षा व्यवस्था उसी में करना चाहिए। इसके द्वारा यह अनुशंसा की गई कि प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नए स्थापित जिला तथा नगरपालिका बोर्ड को दिया जाए। तो ये कहता है कि जो शिक्षा पर नियंत्रण जो है प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण के लिए जो नया बना जिला है और नगरपालिका है, उनको ध्यान रखने के लिए दिया जाए कि ये तुम्हारे अंडर है और इसमें तुम्हारे जो है ये नज़रिए में रहेगा कि इसमें क्या करना है, कितना अपग्रेड करना है, क्या अपग्रेडेशन हुआ। तो ये सारी जिम्मेवारी जो है नए जिला और नगरपालिका को दिया गया। ठीक है, इसकी अनुशंसा थी कि जो माध्यमिक शिक्षा है उनके अंतर्गत 2 शाखाएं हों। माध्यमिक शिक्षा के लिए 2 शाखा का अनुशंसा करता है ये। पहला जो है साहित्यिक, जिसके बाद विद्यार्थी विश्वविद्यालय शिक्षा की तरफ जाएं, और दूसरा था व्यवसायिक, जिसके बाद विद्यार्थी रोजगार प्राप्त कर सके। तो आप देखिएगा कि हंटर आयोग भी जो है व्यवसायिक शिक्षा पर जोर देता है और ये कहता है कि इस शिक्षा को प्राप्त करने से जो है विद्यार्थी रोजगार को प्राप्त करे। तो देखिए ये कितना रिलेट कर रहा है आज के संदर्भ में। आज का मोदी कस्तूरी रंगन जो है नई शिक्षा पॉलिसी आई थी, जिसके अध्यक्ष कस्तूरी रंगन है, जिस पॉलिसी में भी कहा गया है कि व्यावसायिक शिक्षा जो है माध्यमिक क्लास से देनी चाहिए, और ये जो है क्लास 6 से रिलेट करता है। तो करंट का भी इवेंट है, इससे जोड़ करके हम लोग देखेंगे। चलिए, जब कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े ना, तो न्यूज़ या करंट में कोई चीज़ें जो है चल रही हैं या आपके माइंड में रिमाइंडर के तौर पे याद आ गया कि ये चीज़ तो अभी है, तो इसको रिलेट कीजिए।
जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे रिलेट कीजिए। उससे क्या होगा कि टॉपिक पे समझ तो बनेगी ही, साथ में उस वो जो नई करंट इवेंट चल रहा है उस पे आपकी पकड़ अच्छी बनेगी और फिर याद करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, वो अपने आप आपके माइंड में रिकॉल होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इसके माध्यम से तत्कालीन समय में महिला शिक्षा में विद्यमान असंरचनात्मक कमियों को उजागर करना था और इसकी भरपाई हेतु व्यापक प्रयास और सुझाव दिए गए। आप देखिएगा कि ये जो हंटर आयोग है ये पहली बार महिला शिक्षा के जो वुड डिस्पैच में पहली बार महिला शिक्षा के बारे में कहा जाता है, तो ये कहता है कि महिलाओं में जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो असंरचनात्मक कमी को दूर करना होगा और उनको भी व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। हंटर आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद अगले 2 दशक देश में उल्लेखनीय शिक्षा में विकास हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय 1882, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 की स्थापना होती है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि कौन से आयोग के अनुशंसा के बाद पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, तो 1882 में हंटर आयोग के बाद। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब, 1887 में, किसके बाद, हंटर कमीशन के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बना, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। 20वीं शताब्दी के उदय के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहा था। प्रशासन का मानना था कि निजी प्रबंधन की वजह से शिक्षा स्तर में गिरावट आई है। उच्च शैक्षणिक संस्थान राजनीतिक क्रांतिकारियों के उत्पादक बन गए थे। जो ये कह रहा था कि आप देखिएगा कि जब 20वीं शताब्दी आती है 1904 में, आप देखिएगा धीरे धीरे जो है आप 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और उसके बाद एक मंच तैयार होता है और उस मंच में आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है जो मध्यजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसमें आप देखिएगा कि विश्वविद्यालयों से निकले हुए नेता जो हैं उसमें शामिल होते हैं। और ये जो है ये कह रहा है पॉइंट कि उच्च जो शैक्षणिक स्थान है वो राजनीतिक क्रांतिकारियों के उत्पादक बन गया था। तो शैक्षणिक जो अच्छे शैक्षणिक हाई एजुकेशन वाले जो शैक्षणिक संस्थान थे वहाँ से राजनीतिक जो है क्रांतिकारियों का जन्म हो गया था। ये जो शैक्षणिक संस्थान थे शिक्षा ही नहीं, सिर्फ शिक्षा नहीं, ये क्रांतिकारियों का भी जन्म देता है। तो इसके विपरीत देखेंगे कि राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञों का मानना है कि सरकार देश में निरक्षरता को कम करने के लिए शिक्षा के विकास हेतु कोई प्रयास नहीं किया। तो आप इसमें देखिएगा कि जो राष्ट्रवादी थे, आगे चल करके हम लोग 2 उदारवादी पढ़ेंगे और उग्रवादी, जो आप जब हम लोग कांग्रेस का स्थापना पढ़ेंगे तो उसमें 2 गुटों के बारे में हम लोग जानेंगे, उग्रवादी और उदारवादी। तो उसमें हम लोग ये राष्ट्रवादी, उग्रवादी, उदारवादी, पश्चातवादी सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे। तो बस अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ लोग थे वो कहते थे कि ये जो शिक्षा का विकास हुआ ये हमारे लिए नहीं हुआ है, ये अंग्रेज अपने लिए, अपने सुविधा के लिए किए थे। तो देश में ये इस बात का खंडन करते हैं कि देश में कोई भी शिक्षा व्यवस्था का विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वर्ष 1902 में जो है सरकार ने रेले आयोग का गठन किया। रेले आयोग का गठन कब होता है, 1902 में, जिसका कार्य भारत के विश्वविद्यालयों की दशा का अध्ययन करना और उनकी स्थिति में सुधार हेतु सुझाव देना। तो भारत की विश्वविद्यालयों की जो दशा है उसकी सुधार करना और उसकी अध्ययन करने के लिए रेले आयोग का गठन 1902 में किया जाता है। ठीक है, रेले आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया। तो भारतीय क्वेश्चन आपसे बनेगा यहाँ पे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके अनुशंसा पर बना है, तो कौन से आयोग, रेले आयोग। कब बना है, 1904 में। ठीक है, इससे इस तरह से क्वेश्चन आपसे फ्रेम करके पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा तथा शोध पर अधिक बल दिया गया। जो विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है तो उसमें क्या होता है कि विश्वविद्यालय में जो है शिक्षा और रिसर्च पर अधिक बल दिया जाता है। विश्वविद्यालय में जो है रिसर्चर की जो संख्या है और उनके कार्यकाल को कम किया गया और अधिकांश शोधार्थी को सरकार द्वारा
नामित किए जाने लगा। जो इसमें रिसर्चर थे, जो स्कॉलर रिसर्च कर रहे थे, उनकी संख्या बल में कटौती की गई और उनके जो टाइम था, कार्यकाल था, उसको कम किया गया और ये लोग जो थे सरकार द्वारा नामित किए जाने लगे। सरकार को विश्वविद्यालय के सीनेट के विनियमों को वीटो करने का अधिकार प्राप्त हो गया। वीटो करने का अधिकार प्राप्त हो गया और सरकार उनके द्वारा बनाए गए नियमों को बदल सकती थी, स्वयं द्वारा निर्मित नियमों को लागू कर सकती थी। तो जो विश्वविद्यालय प्रशासन था वो अगर नियम बनाता, सरकार को मंजूर नहीं था, तो सरकार उस पर वीटो कर सकती थी, ठीक है, और अपने द्वारा नए नियम को उस पर अध्यारोपित कर सकती थी। नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट देखेंगे कि विश्वविद्यालय में निजी कॉलेजों को संबंधित करने की प्रक्रिया को कठिन कर दिया गया। जो प्राइवेट कॉलेज थे उनको, आज के डेट में आप देखिएगा कि बहुत सारे डिग्री कॉलेज एफिलिएटेड रहते हैं विश्वविद्यालय से, तो उसी तरह से जो है उस टाइम की जो ये थे प्राइवेट कॉलेज, उनको विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड करने में बैन कर दिया गया। मतलब सरकार के ये कहिए कि आप दया पात्र पे ये होते थे, अगर सरकार को मन किया तो ऐड करेंगे, नहीं मन किया तो नहीं करेंगे, ठीक है। उच्च तथा विश्वविद्यालयों के विकास हेतु प्रति वर्ष 5 लाख रुपए के हिसाब से 5 वर्षों तक अनुदान देने की प्रावधान किया गया। हाई स्कूल और विश्वविद्यालय में विकास करने के लिए, उनके विकास के लिए हर वर्ष जो है 5 लाख रुपए का हिसाब 5 वर्षों तक दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इस समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। उन्होंने गुणवत्ता तथा दक्षता बढ़ाने के नाम पर विश्वविद्यालय पर कड़ा नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय आयोग जब बनता है तो उस टाइम कर्जन जो है वायसराय के रूप में रहते हैं और ये जो है गुणवत्ता तथा दक्षता के नाम पर कड़ा नियंत्रण स्थापित करते हैं विश्वविद्यालय को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। अगला जो है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग हम लोग देखेंगे। अगला 1917 से 1919 तक। कब? 1917 से 19 तक सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। तो सैडलर आयोग का गठन जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन तथा उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया गया, लेकिन सुझाव देश के सभी विश्वविद्यालयों पर लागू हैं। तो क्या होता है सैडलर आयोग में? कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी उसकी समस्याओं पर अध्ययन करने के लिए और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इसका जो है सुझाव के लिए इसे गठित किया जाता है। लेकिन जब इस गठन जो सैडलर आयोग का जो सुझाव आता है वो सारे विश्वविद्यालयों पर लागू होता है। इसके जो सुझाव थे वो निम्नलिखित थे। तो ये जो है ये कहता है कि स्कूली पाठ्यक्रम 12 वर्षों का होना चाहिए। जो स्कूल का पाठ्यक्रम है वो 12 वर्षों का होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट स्तर के बाद विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहता है कि 12 वर्ष का स्कूली पाठ्यक्रम होना चाहिए 1 से 12। लेकिन विश्वविद्यालय में जब आप विश्वविद्यालय में जाएंगे तो आप 12th के बाद प्रवेश कर सकते हैं। आज का भी वही अभी भी आप देखिएगा कि 12th के बाद ही हम लोग ग्रेजुएशन के लिए जब जाते हैं तो विश्वविद्यालय में प्रवेश पाते हैं। विश्वविद्यालय में डिग्री पाठ्यक्रम 3 वर्षों का होना चाहिए। ऐसा करने का निम्नलिखित उद्देश्य है। आप आज का भी यही देखिएगा कि 3 साल का ग्रेजुएशन का पेपर होता है हम लोग का, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, जेएनयू में चले जाइए या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए। अगर आईटी वगैरह को छोड़ दिए तो नॉर्मल ग्रेजुएशन का जो है प्रोसेस 3 साल का ही होता है और 12 के बाद आप लोग इसमें हम लोग यूनिवर्सिटी वाले जैसे डिग्री कॉलेज में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। स्कूल में इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा देने से विश्वविद्यालय को राहत मिलेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत सारे स्कूल जो है +2 तक होते हैं। उन विद्यार्थियों को जो है कॉलेज की शिक्षा प्रदान कराना जो विश्वविद्यालय में नहीं जाना चाहते हैं। जब ये अनुशंसा आई थी उस टाइम बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो विश्वविद्यालय नहीं जा पाते थे, तो उनके लिए जो है एक 12th तक का शिक्षा प्रोवाइड कराना था मकसद कि इंटरमीडिएट तक का मिलना, इसीलिए 10+2 तक स्कूल की व्यवस्था करना था। नेक्स्ट जो आप देखेंगे कि विश्वविद्यालयों के विनियमों को निर्माण में लचीलापन बनाए रखना। जो विश्वविद्यालय का नियम है उसमें एडमिशन एग्जाम प्रोसेस जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना इसका मुख्य उद्देश्य था।
नेक्स्ट पॉइंट जो है, विश्वविद्यालय को एक केंद्रीकृत आवासीय शिक्षण प्रदान करने के लिए स्वायत्त निकाय के तौर पे बनाना, ना कि कोई कॉलेज के संबंध कर विस्तृत किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, महिला शिक्षा, प्रायोगिक विज्ञान, तकनीकी शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रयास किए जाएं। यहाँ भी महिला शिक्षा का बात करता है, प्रायोगिक विज्ञान का बात करता है, लेबोरेटरी साइंस का, टेक्नोलॉजी का बात करता है, और ये कहता है कि आधुनिक अध्यापकों को जो है प्रशिक्षण की ज़रूरत है, और तभी अगर अध्यापक जो है कनेक्टिंग जो अध्यापक जो है नई नई शिक्षा व्यवस्था से अगर कनेक्टेड रहेंगे तभी वो बेहतर शिक्षा अपने विद्यार्थी को दे सकते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। ठीक है। वर्ष 1916 से वर्ष 1921 के दौरान भारत में 7 नए विश्वविद्यालय, मैसूर, पटना विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, ढाका विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के तहत देखिएगा आप कि 1916 में जो है 1916 से 21 में जो है 7 और नए विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, जिसमें मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और उस्मानिया विश्वविद्यालय शामिल है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, एक तो पूछेगा कि जो पूछ दिए जैसे उस्मानिया विश्वविद्यालय का स्थापना किस आयोग की कब हुआ था, तो आप देखिए किस आयोग के अनुशंसा के आधार पर हुआ था, तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इतने सारे फैक्ट होते हैं ना, पूछता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हार्टोग समिति। हार्टोग कमेटी जो है 1929 में आता है, और देखिए जानते हैं इसके बारे में। तो हार्टोग समिति का गठन विभिन्न स्कूल और कॉलेजों द्वारा शिक्षा के मानकों का पालन न करने के कारण किया गया है। जो शैक्षणिक संस्थाएं थे, स्कूल और कॉलेज, उनके द्वारा जो है शिक्षा के मानकों का जो स्टैंडर्ड, शिक्षा का जो स्टैंडर्ड था वो नहीं पालन किया जा रहा था। इसके लिए हार्टोग समिति का जो है गठन किया जाता है, और ये समिति जो है अपने शिक्षा पे रिपोर्ट तैयार करके भेजती है, जिसकी अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं। ये कहता है कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, लेकिन इसके लिए जल्दबाजी में इसका विस्तार तथा अनिवार्यता न बनाई जाए। कहता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए, लेकिन ये नहीं है कि ध्यान देने के क्रम में बनाने जल्दी से और प्राथमिक स्कूल बनाते गए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए एक्चुअली ये कहता है, ना कि क्वांटिटी पे। तो क्या कहता है ये, क्वालिटी पे बात करता है, ना कि क्वांटिटी पे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि ये कहता है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि केवल पात्र विद्यार्थी ही हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट में प्रवेश ले, जबकि औसत विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा में इनरोल करे या प्राप्त करे। तो ये जो है आयोग अपनी अनुशंसा में कहता है कि जो विद्यार्थी एक्चुअल है उस तरह से सफिशिएंट है कि विश्वविद्यालय शिक्षा को पढ़ सके, जान सके, मतलब क्वालिफाई कर सके। एक कहने का इसका तात्पर्य है कि जो अच्छी समझ के विद्यार्थी हैं वही आगे हाई स्कूल में जाएं, प्रवेश ले, जबकि जो एवरेज स्टूडेंट है वो कमर्शियल व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश ले। जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती का पढ़े जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। कुल मिलाकर ये कहना है कि अगर हो पाए तभी जाए, नहीं तो हो पाए तो तैयारी करे, नहीं तो छोड़ दे, वो वाली बात है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर उठाने के लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश को नियंत्रित किया जाए। तो कहने का मतलब है कि विश्वविद्यालय में जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए ये नहीं कि पूरा भेड़ चाल चले, एडमिशन पे एडमिशन लेते जाएं, सीट नहीं है बैठाने के लिए और एडमिशन लिए जा रहे हैं, वैसा नहीं है। कम स्टूडेंट रखिए लेकिन एजुकेशन अच्छा दीजिए, ताकि वो जो स्टूडेंट है उस एजुकेशन का लाभ उठा सके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 1944 में आता है शिक्षा पे जो है सार्जेंट योजना, सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। तो सार्जेंट योजना के बारे में हम लोग जानेंगे कि सर जॉन सार्जेंट सरकार के शैक्षिक सलाहकार थे। कौन थे सार्जेंट योजना में? सर जॉन सार्जेंट जो थे वो सरकार के शैक्षिक सलाहकार थे। सार्जेंट योजना का निर्माण जो है वर्ष 1944 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया। इनके जो सार्जेंट योजना का जो है निर्माण 1944 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया जाता है, और ये जो है मुख्य सुझाव देता है अपना शिक्षा पे।
सार्जेंट योजना जो है शिक्षा पे मुख्य सुझाव देता है। तो ये कहता है कि 2 से जो 6 वर्ष आयु समूह के लिए है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ये जो है क्लास को निर्धारित करता है कि 2 साल से जो 4 साल तक के स्टूडेंट है उनके लिए जो है प्राइमरी एजुकेशन, उनके लिए है पूर्व प्राइमरी। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 2 साल से 4 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए आज का किडजी जानते हैं आप लोग, नर्सरी LKG, आज के बच्चों के लिए किडजी का व्यवस्था किया जाए। जैसे आज देखते हैं ना आप किडजी में छोटे छोटे बच्चे 2 साल से 4-5 मोस्टली 4 साल तक बच्चों 5 साल तक बच्चों का के लिए होता है किडजी, लेकिन उस समय के लिए 2 से 6 वर्ष के लिए प्राथमिक। फर्स्ट ये जो कहता है कि फर्स्ट में कि 2 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था जो है पूर्व प्राथमिक का व्यवस्था करना चाहिए। 6 से जो 11 वर्ष के लोग हैं उनके लिए निःशुल्क सार्वभौमिक और अनिवार्य, 6 से 11 के लिए जो है इनमें जो है निःशुल्क दिया जाना चाहिए। इनको भी शिक्षा सार्वभौमिक यूनिवर्सल पढ़ाइए, उनको अनिवार्य और प्रारंभिक शिक्षा दें। सार्वभौमिक में आपको हो जाता है कि हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी उनको दें उनके एज ग्रुप के अनुसार, क्योंकि ये 6 से 11 वर्ष के हैं तो इन्हें थोड़ी थोड़ी सब चीज़ की जानकारी अब देना स्टार्ट कीजिए। 11 से 17 वर्ष की आयु के समूह के कुछ चयनित बच्चों के लिए हाई स्कूली शिक्षा और उच्च माध्यमिक के बाद 3 वर्ष का विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम। ठीक है, हाई स्कूल पे जो है शिक्षा का 2 प्रकार होना चाहिए, एक तो एकेडमिक लेवल का होना चाहिए और दूसरा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है तकनीकी, वाणिज्यिक और कला संबंधी शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि 20 वर्षों में वयस्क निरक्षरता को समाप्त करना इसका उद्देश्य रहता है। 20 वर्ष तक के जो वयस्क लोग हैं उसमें निरक्षर कोई भी नहीं बचना चाहिए, इसका सार्जेंट योजना का जो है अनुशंसा है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा पर जोर देना आदि है। जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं उनके लिए जो है शिक्षकों के मतलब ट्रेंड शिक्षक जो है, नॉर्मल जो विकलांग बच्चे हैं, जो मानसिक रूप से विकसित बच्चे हैं उनके लिए अलग से शिक्षक का व्यवस्था किया जाए, जो शिक्षक उनकी भाषाओं के उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को जानने में दक्ष हो, उस तरह के शिक्षकों की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, सार्जेंट योजना का जो उद्देश्य है आगामी 40 वर्षों के अंदर ब्रिटेन में प्रचलित शिक्षा के स्तर को भारत में जो है लागू करना है। तो ये आप देखिएगा कि जब सार्जेंट योजना आता है तो इसका उद्देश्य रहता है कि 40 वर्ष के अंदर जो है ब्रिटेन में जो शिक्षा का स्तर है वो भारत में लागू करना है। हालांकि यह एक विस्तृत योजना थी लेकिन इसके क्रियान्वयन हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई थी। यह लिखा पढ़ा योजना था, इस पे कोई अमल नहीं किया गया, बस ये कागजों में सिमट कर रह गया। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य जो है लागू करने के लिए ब्रिटेन की तुलना में भारतीय परिस्थितियां भिन्न थी। ये जो योजना लाया गया था, ये सब योजना ये ब्रिटेन को देख करके लाया गया था, लेकिन ब्रिटेन का समाज अलग था, भारतीय समाज अलग था। तो ये भारतीयों में लाने के लिए भारतीय की परिस्थितियां भिन्न थी, इसलिए ये सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गया। ठीक है, तो आज हम लोग भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में हम लोग जाने हैं, समझे हैं, इससे कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, वो भी देखा हम लोगों ने। तो इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, मैं आंसर देने के लिए अवेलेबल हूँ। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारा जो नोटबुक IAS संस्थान है वो टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराता है, UPSC, UPPSC, बिहार, MP सारे स्टेट का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अच्छे फैकल्टी के द्वारा टेस्ट सीरीज जो है टेस्ट तैयार किया जाता है और अच्छे आप ज्वाइन कीजिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स से सफलता प्राप्त कीजिए। इसमें हमारे संस्थान जो है आपको भरपूर सहयोग देगा। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, जय माता दी।